नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 22 जनवरी का दिन है। आज से ठीक एक साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। उस भव्य कार्यक्रम के बाद इस देश के ज्यादातर विपक्षी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने अपने हथियार डाल दिए थे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंदिर पूरा होने से पहले ही उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम का आयोजन कर दिया और यह माना गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें पार कर जाएंगी। भाजपा ने नारा भी दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव यानी 2024 में ही हुए लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने बता दिया कि भक्ति और आस्था व्यक्तिगत विषय है और बार-बार इसके सहारे चुनावी वैतरणी पार नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर इस देश की जनता ने 303 लोकसभा सीटें दी थी, उसको 240 पर लाकर रोक दिया और नरेंद्र मोदी को पहली बार अपने राजनीतिक करियर में एक अल्पमत वाली सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इसके पीछे भी एक कहानी है कि अगर राहुल गांधी थोड़े से चौकस होते तो शायद आज इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन खैर, आज मैं आपसे ये किस्सा शेयर करने नहीं आया हूं। दिन 22 जनवरी का था, इसलिए मैंने संदर्भ बता दिया, इस देश के लोकतंत्र की ताकत का महत्व बता दिया। दोस्तों, इस देश की राजनीति में आजकल भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल, हर जगह भक्ति काल। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया तो भक्ति काल, नहीं बुलाया तो अब क्या बहाना बनाए। तो अब ये तस्वीरें शेयर की जाती कि देखो हमारे विदेश मंत्री सबसे आगे बैठे थे। हालांकि वो विदेश मंत्री न्योता लेने के लिए गए थे, न्योता मिला नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए न्योता ला नहीं पाए, खुद अपने लिए न्योता ले लिया। उस अमेरिका में, जिस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते हुए वहां रहने वाले भारतीय और भारत में रहने वाले भारतीय भक्ति काल के एक नए दौर में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं, या शायद पता होगा तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका में अदालत कितनी निष्पक्ष है, किस तरह से राष्ट्रपतियों पर भी कार्रवाई की जाती है, वहां जो प्रक्रिया है, जो सरकारी प्रक्रिया है, वो कितनी मजबूत है। और उसकी तुलना में अब जरा भारत में आ जाइए। भारत में राजीव कुमार साहब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत सुना होगा। वो राजीव कुमार साहब बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं। अपना सारा कामकाज तो कर लिया उन्होंने। अब 18 फरवरी को रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। लेकिन फिर सुनने में आया कि नहीं, उन्होंने बताया कि मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं डिटॉक्सिफाई होना चाहता हूं। अब पता नहीं डिटॉक्सिफाई मतलब क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जो डिटॉक्सिफाई होना चाहते हैं। हम और आप तो जानते हैं कि बहुत कुछ उन्होंने कर दिया है। लेकिन आज का शो मैं इस पर लेकर आया हूं कि चलिए 18 फरवरी को आप रिटायर होने जा रहे हैं, हिमालय पर जा रहे हैं, पहाड़ों के बीच जा रहे हैं। प्रकृति सवाल पूछती है, भगवान सवाल पूछता है, तो क्या रिटायरमेंट से पहले आपकी अंतरात्मा जागेगी? क्या आप 5 फरवरी को कुछ ऐसा फैसला करके जाएंगे ताकि ये देश याद रखे कि भले ही इस देश में दूसरा टीएन सेशन आ नहीं पाया, लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में राजीव कुमार साहब की अंतरात्मा जाग गई और उन्होंने एक्शन ले लिया। मैं क्यों 5 फरवरी का जिक्र कर रहा हूं? 5 फरवरी को इस देश में एक बहुत बड़ी आस्था की डुबकी लगने जा रही है। 5 फरवरी को इस देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे होंगे। लेकिन उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से दूर प्रयागराज में, इलाहाबाद में, संगम में, महाकुंभ में आस्था की सबसे बड़ी डुबकी लगा रहे होंगे। खैर, आस्था की इस डुबकी से किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। संगम में जाने पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। संगम जाकर संगम में गंगा नदी में डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए, इस पर भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरी कैबिनेट को लेकर चले गए थे, प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद अपने तमाम मंत्रियों के साथ कुंभ में स्नान किया। लेकिन यहां खास बात है 5 फरवरी का दिन, और उससे भी खास बात यह है कि कैसे इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है।
ये शब्द थोड़े से कड़े हैं, लेकिन मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए मजबूर हो रहा हूं कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, चुनाव आचार संहिता के घोर उल्लंघन का रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आता है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ऐसा रिकॉर्ड है जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी कभी करना भी नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ याद कीजिए, रुपया निम्न से निम्नतम स्तर पर जा रहा है, उस रिकॉर्ड का भी जिक्र नहीं करेंगे। उसी तरह से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी जिक्र नहीं करेंगे। और राजीव कुमार साहब तो सोए हुए हैं, पता नहीं 5 फरवरी को उनकी अंतरात्मा जागेगी या नहीं जागेगी। और मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को तमाम नियम कायदे कानूनों से ऊपर रखने के लिए राजीव कुमार ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान को ही बदल दिया। पहले यह व्यक्ति विशेष प्रावधान हुआ करता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस देने की हिमाकत भला राजीव कुमार कैसे कर सकते हैं? रिटायरमेंट के बाद का भी प्लान का भी तो जुगाड़ करना है। तो उन्होंने नियम बदल दिया कि नहीं, अब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया जाएगा, उसकी पार्टी के अध्यक्ष को दिया जाएगा। और उसके बाद जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत आई चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की, तो चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं दिया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस दिया। तो बताइए, प्रधानमंत्री के लिए, नेता के लिए, चहेते के लिए, भक्ति काल के इस रस में डूबे हुए, भक्ति काल के इस दौर में डूबे हुए राजीव कुमार साहब ने भी डुबकी लगा ली, नियम ही बदल दिया कि झंझट ही खत्म हो जाए। बार बार भला चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को नोटिस देने का साहस कैसे कर सकता है? तो अब एक बार फिर से वो महत्वपूर्ण दिन आ रहा है, 5 फरवरी का दिन आ रहा है। चुनाव आचार संहिता ये कहती है कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। यानी 5 फरवरी को अगर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है, तो 3 फरवरी की शाम को ही चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। 3 फरवरी की शाम के बाद कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी उम्मीदवार, इस देश के किसी भी राजनीतिक दल के नेता को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नियम को तोड़ने का एक गजब तर्क या यूं कहूं कि तरकीब निकाल के रखी हुई है। इसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हो जाता है, राजीव कुमार नोटिस देने से भी बच जाते हैं, शिकायत करते रहिए जितनी शिकायत करनी है, और रही सही कसर तो इस देश का गोदी मीडिया पूरा कर ही देता है। अब जो खबरें आ रही हैं कि 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी के प्रयागराज जाने का कार्यक्रम तय हो गया है, वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास जैसे आमतौर पर वो सरकारी खर्चे पर करते हैं, उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। अभी उसका फाइनल ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी रूपरेखा जरूर होगी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ऐसा करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद वो संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, शानदार शानदार तस्वीरें आएंगी, अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से वो वीडियो रिलीज किया जाएगा, या गोदी मीडिया से जुड़ी देश की एक बड़ी एजेंसी उनके साथ लगी रहेगी, तो कहीं ना कहीं से वो वीडियो आता रहेगा। हेलीकॉप्टर से भी आएगा वीडियो, जब प्रधानमंत्री हवा में उड़ रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री नीचे उतरेंगे तब का भी वीडियो आएगा, जब प्रधानमंत्री गंगा नदी में उतरेंगे डुबकी लगाने के लिए तब का भी वीडियो आएगा, जब प्रधानमंत्री वहां कुंभ से जुड़े लोगों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे, या याद कीजिए वाराणसी का वो वीडियो जब वो पैर धोते हुए नजर आए थे, तो इस तरह की भी कुछ चीज करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, वो वीडियो भी आएगा। तो वीडियो दर वीडियो, तस्वीर दर तस्वीर, दिन भर गोदी मीडिया के तमाम टीवी चैनल्स, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उसको चलाते रहेंगे, और अपने अपने घर में बैठे हुए दिल्ली के मतदाता, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होगा, सार्वजनिक छुट्टी का दिन होगा, तो अपने अपने घर में बैठे दिल्ली के मतदाता उस वीडियो को देखते हुए धर्म की चाशनी में डूबते चले जाएंगे, धर्म की गंगा में डूबते चले जाएंगे। उसके बाद वो घर से निकलेंगे, बूथ तक पहुंचेंगे और बटन दबाएंगे। अब सोचिए कि धर्म की चाशनी में डूबे हुए मतदाता बटन दबाएंगे तो कौन सा दबाएंगे, और कितने उस मोह माया के बंधन से बच पाएंगे? इससे बड़ा भी चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो सकता है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की गोदी मीडिया, ये तमाम मिलकर देश के मतदाताओं, देश की राजधानी दिल्ली के मतदाताओं को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उस दिन, और वो भी मतदान वाले दिन, चुनाव वाले दिन। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग सोया हुआ होगा, ये कहते हुए सोया हुआ होगा कि हम क्या कर सकते हैं, विपक्षी दल शिकायत करेंगे, शिकायत करने की परंपरा का निर्वाह करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग तो कहेगा कि दिल्ली की सीमा में कोई प्रचार नहीं हो रहा। अब हम मीडिया की पर कैसे रोक लगा सकते हैं? और यही चुनाव आयोग कई बार मीडिया पर पोल दिखाने से संबंधित रोक लगाया करता है।
हर चुनाव से पहले इस तरह का एक आदेश जारी हो जाता है, लेकिन यहां चुनाव आचार संहिता का सबसे बड़ा उल्लंघन किया जा रहा होगा। लेकिन राजीव कुमार साहब, चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से शांत बैठा हुआ नजर आएगा, इस पूरे खेले पर शांत बैठा हुआ नजर आएगा। और मैंने क्यों कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैबिचुअल ऑफेंडर, कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की उनको आदत हो गई है। और यह पहली बार ऐसा नहीं होगा, इससे पहले भी 2024 के ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण को याद कीजिए। कन्याकुमारी में ध्यान लगाने चले गए थे, यहां मतदान चल रहा था 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा सीटों पर, और वहां उनके मतदान की जो वीडियो है देश के गोदी मीडिया के तमाम टीवी चैनल दिखा रहे थे। इससे पहले के लोकसभा चुनाव में चले जाइए, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में, जब इस देश के मतदाता, अंतिम चरण वाली लोकसभा सीटों के मतदाता अपनी नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग करने बूथ तक जा रहे थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ में ध्यान कर रहे थे, बद्रीनाथ में पूजा करते हुए घूम रहे थे। देश का गोदी मीडिया लगातार उसका प्रसारण कर रहा था, मतदान वाले इलाकों में भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, गोदी मीडिया उसको दिखा रहा था। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। और यह तो सिर्फ एक वानगी है दोस्तों, इस देश में जब जब विधानसभा चुनाव हुए, कई चरणों में चुनाव हुए, आपने गौर किया होगा कि एक चरण में चुनाव वाली सीटों पर मतदान चल रहा था, तो चुनाव आचार संहिता या चुनावी प्रक्रिया में लूप होल का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी दिन, अगर उस राज्य में अगले चरण का चुनाव हो रहा था, तो उस राज्य के दूसरे चरण वाले, तीसरे चरण वाले चुनाव प्रचार वाले क्षेत्रों में जाकर रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और अगर किसी राज्य में एक ही चरण में चुनाव हो रहा हो या आखिरी चरण में चुनाव हो रहा हो, तो उससे सटे हुए राज्य के इलाके में जाकर वहां पर सरकारी खर्चे पर बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे थे। मकसद सिर्फ इतना था कि जहां चुनाव हो रहा है, वहां चुनाव करने वाले मतदाताओं को प्रभावित किया जाए। और इससे भी बड़ी बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पूरा इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करने में लगा रहता था कि जिस इलाके में मतदान हो रहा हो, जिस इलाके के मतदाता वोट कर रहे हो, वहां पर वो तमाम गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स का लाइव प्रसारण निर्बाध रूप से चलता रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बार बार लाइव दिखाया जा रहा हो। तो इस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो 5 फरवरी के कार्यक्रम की बात मैं आपको बार बार बता रहा था, अब अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं कि चैनलों ने भी इसके बारे में चलाना शुरू कर दिया है, अखबारों ने भी छापना शुरू कर दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी दिखाना शुरू कर दिया है। 5 फरवरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में नवभारत टाइम्स की खबर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसका हेडलाइन देखिए पहले दोस्तों। नरेंद्र मोदी, संगम में डुबकी से इंद्रप्रस्थ तक लक्ष्य साधेंगे मोदी। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव, तो महाकुंभ में स्नान करेंगे मोदी। और नीचे लिखा क्या हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी का 5 फरवरी का दौरा प्रस्तावित है। संगम में नरेंद्र मोदी डुबकी लगाएंगे, इसी दिन दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। मोदी की संगम में स्नान को दिल्ली की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी का दौरा पहले से तय था। अब पता नहीं ये कितने पहले से तय था, कह नहीं सकते, लेकिन ये भी एक बड़ा दिलचस्प संयोग है। आगे देखिए क्या है, मतदान और ध्यान के संयोग पहले भी, मतलब ये जो तमाम घटनाक्रम मैंने आपको बताया, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में इसी तरह से किया करते थे कि चुनाव वाले क्षेत्र में, चुनाव वाले दिन धर्म की चाशनी में मतदाताओं को लपेटकर प्रभावित करने की कोशिश करते थे, ताकि धर्म की आस्था के संगम में डूबकर वो कमल पर या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर, ईवीएम पर दबाता हुआ नजर आए। आगे क्या लिखा है, आस्था और राजनीति का यह संयोग पहले भी घटता रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद मोदी केदारनाथ में ध्यान लगाने चले गए थे। अगले दिन वह बद्रीनाथ में दर्शन कर रहे थे और देश में आखिरी चरण का मतदान चल रहा था। इस बार भी आखिरी चरण के चुनाव के दिन जब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में आध्यात्मिक शांति पाने की प्रक्रिया में जुटे थे, मतदाता आखिरी चरण के मतदान के जरिए देश का सियासी भविष्य तय करने में जुटे थे। अब ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री को आध्यात्मिक शांति पाने की चाहत चुनाव वाले दिन, मतदान वाले दिन ही क्यों उभर कर सामने आ जाती हैं। क्यों प्रधानमंत्री को यह लगता है कि चुनाव वाले दिन अगर वो केदारनाथ में जाकर तप नहीं करेंगे,
कन्याकुमारी में जाकर ध्यान नहीं लगाएंगे और प्रयागराज में जाकर संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उनको आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए चुनाव वाले दिन का इंतजार करना ही उनको ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, इसका फैसला अब देश की जनता को करना है, दिल्ली की जनता को करना है। 5 फरवरी को मतदान होगा, दिल्ली की जनता बाहर निकलेगी, टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ स्नान को देखने के बाद बाहर निकलेगी, लेकिन मालिक तो जनता ही है, फैसला उन्हें करना है। मशीन पर जाकर किस उम्मीदवार के आगे बटन दबाना है, ये उन्हें ही तय करना है। हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि हम इस देश की जनता के सामने सच ला सके कि किस तरह से प्रधानमंत्री नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और राजीव कुमार, इस देश का चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक व्यवस्था संस्थाएं खामोश बैठी हुई है भक्ति काल के इस दौर में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।